हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो इस नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में अब अपनी गाड़ी कहाँ तक पहुंच गई बच्चों? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादप में श्वसन या पादपों में श्वसन यहां तक पहुंच गई है। ठीक है भाई, आ जाओ इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है कि कैटाबोलिक अभिक्रिया द्वारा एक कोशिका को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह किस रूप में संचित हो जाती है, बताओ। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? एटीपी के रूप में संचित हो जाएगा। अच्छा हाँ, पढ़िए जरा इसको ध्यान से और करिए। कह रहा है ईटीएस का कौन सा घटक गतिशील होता है? बताओ भाई, ईटीएस का कौन सा घटक गतिशील होता है? बताइए, आंसर करिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे आप पढ़ने का समय नहीं देते। बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा कि यूबीक्विनोन। ठीक है ना, यूबीक्विनोन। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं और साइटोक्रोम सी की, तो साइटोक्रोम सी भी जो है वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि गतिशील होता है। यहां पर वो ऑप्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको एक ही आंसर करना है, और आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? पहला। चलिए अगला देखिए। कह रहा है एक पायरुविक अम्ल का एसिटाइल को एंजाइम में रूपांतरण के दौरान कितने एटीपी अणु उत्पन्न होंगे? चलो भाई, करो इसका आंसर फटाफट से। कैसे करोगे इसे? तो बेटा क्या होगा, जब आप पायरुविक एसिड से क्या करोगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाओगे। तो आपके पास क्या है? एक पायरुविक अम्ल है। तो एक पायरुविक अम्ल से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो एक बनेगा NADH2। ठीक है। और बेटा ये जो एक NADH2 है ये इक्विवेलेंट होता है 3 ATP के। एक NADH2 जो है वह किसके इक्विवेलेंट होता है? तो हम कहेंगे कि वह 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि एक पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में रूपांतरण के दौरान 3 ATP अणु उत्पन्न होंगे। चलो भाई, ये सवाल करो। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी है। चलो करो। तो हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा था? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में श्वसन की क्रियाविधि, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल पढ़िए। कह रहा है कि पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना परिणाम है किस तरीके की रिएक्शन यहां पर होती है? किस तरीके की रिएक्शन यहां पर होती है? अपचयन होता है, या फिर निर्जलीकरण होता है, या फिर फॉस्फोराइलेशन होता है, या फिर ऑक्सीडेटिव बी कार्बोक्सिलीकरण होता है ना। रिडक्शन होगा, कि डिहाइड्रेशन होगा, कि फॉस्फोराइलेशन होगा, कि ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा? बताओ भाई, है ना। आ गया आंसर? मैं पढ़ा दूंगा, अब नहीं तो कहोगे सर पढ़ने का समय नहीं देते। देखो, इस अभिक्रिया में एक तो बताओ क्या होता है? एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स।
यानी पायरुविक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन हटेगा यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरा आपने क्या देखा, यहां पर CO2 भी रिलीज होती है, तो ऑक्सीडेशन भी है और क्या है, CO2 भी मुक्त हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव, है ना, ऑक्सीडेटिव। बी, कार्बोक्सिलरी करण, ऑक्सीडेटिव। डी, कार्बोक्सिलेशन। फोर्थ ऑप्शन जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। राइट बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय में महत्वपूर्ण कड़ी है, बताओ। याद आ रहा है किसी को। जब ये पढ़ाया गया कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एम्फीबोलिक पाथवे है, तो वहां पे आपको बताते हैं कि फैटी एसिड और क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल में टूटेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और फिर उससे पायरुविक एसिड, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इन सब के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आप क्या कह सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक है, जो इनके बीच की कड़ी है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये सवाल बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अच्छा, कह रहा है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स किसे परिवर्तित करने में उपयोग में आता है। तो आप कहेंगे कि पायरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण। तो जब हमें पायरुविक अम्ल से क्या करना होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाना होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास बेटा एंजाइम कौन सा हो जाता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कौन सा एंजाइम हो जाता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा, पायरुवेट से क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए, या पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए। चलो पहला ऑप्शन देखो, नहीं ये नहीं होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ये, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, बताओ। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है भाई, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हम लोग कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज से दो पायरुविक अम्ल का, दो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और जो पायरुविक अम्ल है, इसी को क्या कह देते हैं, की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसी को हम लोग कह देते हैं की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो सिट्रिक अम्ल, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, पायरुविक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के अंतिम ऑक्सीकरण में जो साइटोक्रोम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है वह कौन सा है। चलिए भाई सवाल को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। सवाल को पढ़िए और क्या करिए बेटा, सही उत्तर बताइए फटाफट से, जल्दी, तुरंत, तुरंत से भी पहले।
तो बच्चों यहां पर जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा? देखो साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या होता है आप कहेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम, या ऐसे लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला में साइटोक्रोम का क्रम, साइटोक्रोम का क्रम। तो बच्चों ये इस तरीके से हो जाएंगे, आप कहेंगे कि बी C1 C A A3, ये इस सीक्वेंस में साइटोक्रोम जो है अरेंज रहते हैं। ठीक है, या अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो ऑक्सीजन को देता है। कॉम्प्लेक्स 4 बना होता है A और A3 का। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम A3। कॉम्प्लेक्स 4 से जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा देखो टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। टोटल क्या होता है? 5 कॉम्प्लेक्स, जिसमें से पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है। पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या करता है बच्चों? वह एटीपी का निर्माण करता है। क्लियर? चौथा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम A3, इसमें दो तांबा केंद्र भी होते हैं। ठीक है ना? चौथा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम A3, इसमें दो तांबा केंद्र होते हैं, दो कॉपर सेंटर भी होते हैं। ठीक है, यह अपना इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या करेगा? ऑक्सीजन को दे देगा। वही उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा साइटोक्रोम है जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के दौरान ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो बेटा हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम A3। अगला देखिए, क्रैब चक्र का यह नाम भी है। इन 4 नाम दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि चलिए बताइए इसमें से हम किसको कहेंगे क्रेब साइकिल। तो आप जानते हैं बेटा ये दोनों नाम जो है वो प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना? और ये जो है ये हो जाएगा, ये तो ग्लाइकोलिसिस है। उत्तर जो है हमारा हो जाएगा थर्ड। चलिए आगे देखिए, कह रहा वह कोशिकांग जिसमें वायु शोषण होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। बताओ बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है भाई? अगर मैं एरोबिक अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो आप मुझे ये बताओ कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गेनेल में होगा? है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गेनेल में होगा? जल्दी से बताओ मुझे। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो बाकी के काम है, राइबोसोम का तो इधर लेना देना है नहीं। आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या उत्तर हो जाएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला देखिए, कह रहा अवायवीय श्वसन में शर्कराओं के अपूर्ण विखंडन से निर्मित होते हैं। बोलो भाई। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, शुगर का, और उस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है ये बताना है आपको। चलिए अगर थक गए हो तो चाय पी लीजिए। ये लीजिए भाई, सब लोग चाय पी लें। ये लीजिए, चलिए पी लिया सबने। अब आंसर करिए। चलो भाई देखो इधर क्या हो जाएगा। अब वायु श्वसन में शर्कराओं के अपूर्ण विखंडन से निर्मित होते हैं। तो ये मतलब क्या हो गया? हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं किण्वन की, और हमारे पास दो तरीके का है किण्वन। एक तो क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक किण्वन। क्या हो जाएगा भाई? एल्कोहलिक किण्वन, जिसमें क्या बनता है? CO2 बनता है और इथेनॉल बनता है, अंतिम उत्पाद। दूसरा हो जाएगा
लैक्टिक अम्ल किण्वन। और बच्चों ये जो लैक्टिक अम्ल किण्वन है इसमें क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल। आइए अब देखते हैं। पहला करें फ्रक्टोज व जल, ग्लूकोज व CO2, एल्कोहल व CO2, यही क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एल्कोहल तथा CO2 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल करें, पढ़िए जल्दी से। कोशिकीय सक्रियताओं के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। हाँ, इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो हो जाएगा ग्लूकोज। ये देखिए क्रेब साइकिल से रिलेटेड सवाल है, करिए आप इसे। देखो बच्चों क्या पूछा गया आपसे, कह रहा क्रेब चक्र कहां पर होता है? बताओ भाई कहां पर होता है? अंतःप्रदिव्य जालिका की पुटिकाओं में नहीं। अच्छा डिक्टियोसोम जानते हो किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहते हैं डिक्टियोसोम। गोल्जी का है। यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होगा। कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। यहीं पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि क्रेब चक्र के सारे एंजाइम, क्रेब चक्र के सारे एंजाइम, क्रेब चक्र के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, किंतु किंतु सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, किंतु सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब साइकिल का या क्रेब चक्र का, क्रेब चक्र का इकलौता इकलौता एंजाइम है, इकलौता एंजाइम है जो जो क्रेब चक्र का इकलौता एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में, भीतरी झिल्ली में पाया जाता है। साइट क्या हो जाएगा क्रेब साइकिल का? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। चलो भाई अगला सवाल करना है आपको। कह रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय जो श्वसन है उसमें उभयनिष्ठ क्रिया क्या हो जाएगी? बताओ भाई, करो इसको फटाफट से। सही बनिए चाहे। चलिए बेटा, हम जानते हैं कि अगर आप क्या करें वायु श्वसन की बात करें और चाहे आप किसकी बात करें अवायवीय श्वसन की बात करें, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है उन दोनों के बीच में कॉमन स्टेप होता है। किसी भी तरीके की कोशिका हो, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में होता है।
और किसी भी तरीके का रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो और चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा। चलिए बेटा अगला सवाल करिए। कह रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, बताओ एंजाइम कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज से क्या करना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, एंजाइम कौन सा हो जाएगा? 6 कार्बन का होता है ये, एंजाइम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। अगला देखिए, कह रहे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो जब ग्लाइकोलिसिस लेंगे तो बेटा आपके पास क्या रहेगा? एक ग्लूकोज, और फिर इस एक ग्लूकोज से आप क्या क्या बनाएंगे? तो 4 - 2 यानी कि आपको 2 एटीपी मिलेगा, आखिरी में 2 NADH2 मिलेगा। और ये 4 - 2 क्यों लिखा है ये समझ रहे हो भाई? क्योंकि 4 बना, 2 खर्चा हुआ, 4 में से 2 गया 2, और 2 मिलेगा पायरुविक अम्ल, 2 बन जाएगा बेटा पायरुविक अम्ल। ठीक है भैया। तो अब 8 ATP 2 NADH2, ये तो गलत है। 2 स्टाइल कोएंजाइम ए गलत है। 2 ATP 2 NADH2 2 पायरुवेट सही है। 2 ATP 2 एसीटेट गलत है। तो बच्चों हमारा जो उत्तर है, सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि जो सही उत्तर है वो थर्ड हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? थर्ड हो जाएगा। आ जाओ बेटा अगला देखते हैं। साइनाइड द्वारा निम्नलिखित में से ETS का कौन सा कॉम्प्लेक्स बाधित किया जाता है? तो बच्चों अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको ये सवाल सीधे बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और आप ये भी याद रखिए कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र पाए जाते हैं, तथा 2 तांबा केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात समझ। इनहिबिटर जो है ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर होता है। देखो किसी भी काम को करिए, अलग अलग तरीके के इनहिबिटर होते हैं, ठीक है ना। माइटोसिस के इनहिबिटर होते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं उसके इनहिबिटर हैं। कुछ बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके सिलेक्शन के इनहिबिटर हो, है ना। वह कोई बायोटिक फैक्टर हो सकता है, कोई एबायोटिक फैक्टर हो सकता है, कोई बायोटिक कॉज हो सकता है, कोई एबायोटिक कॉज हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको बाधित करने वाली चीजें हमेशा आपको खराब ही लगे। जैसे भी IPL का दौर चल रहा है, सबको अच्छा लगता है मैच देखना, सबका कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होगा, है ना। विराट कोहली, MSD, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर या धवन जो है ना, ये किसी कोई बॉलर फेवरेट होगा, है ना। कुछ जड्डू के फैन होंगे। चक्कर ये दोस्त तुम्हारा एग्जाम है, IPL का फाइनल जब होगा तब होगा दोस्त। तुम्हारा इस साल का जो फाइनल है ना वो है 7 मई को। तो दोस्त तुम्हें करनी है पढ़ाई, और जम के पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि अगले साल जब IPL हो तो ये ना सोचना पड़े कि यार एग्जाम ना होता तो पूरा मैच देखते, बीच बीच में नहीं देखते, या क्रिकबज में जाके सिर्फ स्कोर नहीं देखते। मत देखिए बेटा, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप क्रिकबज पे जाके या कहीं पर भी नहीं देखते हैं स्कोर, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर उसके चक्कर में आपने पढ़ा नहीं तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? आपकी पढ़ाई का रुकना बहुत ज्यादा, मतलब जो मामला है ना गंभीर है। गंभीर तो गौतम भी था, है ना।
तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी तरीके के इनहिबिटर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें हर हाल इस साल सफल होना है बेटा। चलिए अगला देखिए, एक बार क्रेब्स चक्र पूर्ण होने पर कितने एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं? चलो पहले आप कर लो, फिर मैं बता देता हूं। आप करिए पहले, जल्दी से कर लीजिए, और फिर मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। कैसे करोगे, जरा पेन एन चलाओ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे सवाल हो जाते होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे सवाल होते नहीं होंगे। एक बार पेन चलाया करो बेटा, ठीक है ना? आप क्या किया करो, पेन चलाया करो। अब पेन चलाने का मतलब ये नहीं कि पेपर लिया लगे पेन चलाने का, सर आप ही ने तो कहा था पेन चलाया करो। मेरे भाई ऐसे पेन चलाने के लिए नहीं कह रहा मैं, लिखा करो, सोचा करो कि अच्छा क्रेब्स साइकिल में एटीपी पूछा है, कैसे कैसे एटीपी बनता होगा, सोच के देखो। कर लिया? अब मैं बता देता हूँ बच्चे, जब एक बार क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है ना, जब एक बार क्या होता है, क्रेब्स चक्र पूरा होता है, तो उसमें 3 बनेगा NADH2, जो बराबर हो जाएगा 9 एटीपी के, क्योंकि एक NADH2 से 3 एटीपी मिलता है। एक बनेगा FADH2, जो बराबर होता है 2 एटीपी के। एक बनेगा GTP, जो बराबर होता है 1 एटीपी के। 9 2 11 और 11 1 12, 12 एटीपी बन जाएगा भैया, 1 दर्जन एटीपी। आंसर सही हो जाएगा पहला, 1 दर्जन एटीपी बन जाएगा, और आंसर सही हो जाएगा क्या, पहला। चलो अगला देखो, कह रहा क्रेब्स चक्र में कौन सा पदार्थ, क्रेब्स चक्र में कौन सा पदार्थ 5 कार्बन युक्त होता है? इकलौता, मैं ये भी बता दूं आपको, वो इकलौता इंटरमीडिएट है जो 5 कार्बन का होता है क्रेब्स साइकिल में। बाकी या तो 6 कार्बन के होते हैं या 4 कार्बन के होते हैं, 4। इकलौता ऐसा है जो 5 कार्बन का होगा। और मजे की बात है कि ये रेस्पिरेशन में भी यूज करते हैं। हिंट दे दिया है मैंने, क्या हो जाएगा आंसर? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, है ना? देखो सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक अम्ल, वह हो गया 6 कार्बन का। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है क्या? ठीक है, ये हो गया कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। ये हो गया कितना? 4 कार्बन का। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट, ये बेटा 6 कार्बन का होता है। ये कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। ऐसे याद कर सकते हैं चाहे तो, सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर FMO। ये क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? सिस एकोनिटिक एसिड। ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सिस एकोनिटिक एसिड। तीसरा वाला हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। फिर हो जाएगा ऑक्जेलोसक्सिनेट। फिर हो जाएगा बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। फिर हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। उसके बाद हो जाएगा सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरेट, मैलिक एसिड, मैलेट, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जिलेट। और इसको आपको याद कैसे करना है बताओ भाई? सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर FMO। कैसे याद कर लेंगे बच्चों? ये पूरी क्रेब्स साइकिल है जो एनसीईआरटी को भी नहीं आती है। एनसीईआरटी को इतना क्रेब्स साइकिल नहीं आता जितना आपने पढ़ लिया। सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर FMO। सी का मतलब सिट्रिक एसिड,
सिस मतलब सिस एकोनिटिक एसिड, आई मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, ओ मतलब ऑक्जेलोसक्सिनेट, अल्फा मतलब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। एस स्क्वायर पहले क्या है, सक्सिनल कोएंजाइम में, फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्जेलेट। अच्छा, इसमें आप एक और चीज याद रखिए, यहां पे फिर से लिख देता हूं, सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर एफ एम ओ, ये होते बेटा 6 कार्बन के, 6 कार्बन के होते हैं। यहां पे एक रिलीज हो जाएगा CO2, 6 में से एक कार्बन चला गया, तो ये कितने कार्बन का बचा बताओ, 5 कार्बन का। फिर से एक CO2 रिलीज हुआ, तो 5 में से एक और चला गया माइनस, अब ये कितने बचे बेटा, 4 कार्बन के। ये इस तरीके से अल्फा कीटो के पहले भी क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटो के बाद भी क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटो के पहले वाले सारे कितने कार्बन के, 6 कार्बन के। अल्फा कीटो कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। अल्फा कीटो के बाद वाले सारे 4 कार्बन के। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अगला देखिए, कह रहा क्रेब्स चक्र के लिए सत्य है जीटीपी एटीपी का निर्माण, हाँ होता है। 2 बिकार्बोक्सिलेशन सही है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो आपका क्या है ग्राही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सारी बातें सही है भाई। नेक्स्ट देखिए, कह रहा ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है, अच्छा प्रक्रम संपन्न होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है, ये पूछा आपसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है कहां पर होता है, तो हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो हम कहेंगे वहां पर होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलिसिस में NADH2 कब बनता है, बढ़िया सवाल है, करो। पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है, करो सब लोग। और जब मैंने उम्मीद में पढ़ाया था तो मैंने कराया था। मैं हिंट दूं क्या आपको, 6वें स्टेप में, 6वें स्टेप में बेटा, 6वें स्टेप में वहीं पर होता है रिडक्शन। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसको ऐसे कर लीजिए पी। ये जो डाई पीजीएल है इसको ऐसे बाई पीजीएल भी लिख के आ सकता है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, 6वां स्टेप। जो उम्मीद में पढ़े हुए उन्हें आइडिया है 6वें स्टेप का क्या मतलब है। जब मैं कहता हूँ पहला स्टेप, जब मैं कहता हूँ दूसरा स्टेप, एक एक चीज हमने डिस्कस की थी। अगर आप में से कोई उम्मीद में पढ़ा हुआ है, या अगर कोई क्रैश कोर्स का बच्चा जो इसको देख रहा है, मैंने बताया था आपको ये सारी चीजें बेटा। क्रैश कोर्स वालों, अगर कोई क्रैश कोर्स का है या फिर उसका है क्या बोलते हैं अपना उम्मीद बैच का, तो चीजें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। अगला देखिए, ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल के कितने अणु प्राप्त होते हैं। भाई ये तो आसान सा सवाल है, एक ग्लूकोज से हम क्या करते हैं, 2 पायरुविक अम्ल बनाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि 2 पायरुविक अम्ल बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्र में 4 कार्बन वाले पदार्थ कौन से हैं। अभी देखो मैंने आपको करके सिखाया है इसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएंगे, 4 कार्बन वाले हो जाएंगे, बताओ भाई दोस्त, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि सक्सिनिक अम्ल 4 कार्बन का होता है। ह्यूमेरिक ह्यूमेरिक ये भी 4 कार्बन का होता है, मैलिक भी 4 कार्बन का होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त
सभी। ठीक है, नेक्स्ट करें। एक ग्लूकोज से कितने NaDH2 बनते? अच्छा सवाल है, करिए। देखिए ग्लाइकोलिसिस में कितना बन रहा है ना। लिंक रिएक्शन में कितना बन रहा है, और फिर क्रेब साइकिल में कितना बन रहा है एक ग्लूकोज से। करो, अच्छा सवाल है बेटा, कैलकुलेट करो इसको। पेन चलाओ। हम्म। चलो अब मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। इधर देखो, एक ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस में कितना बन जाएगा, 2 NaDH2। फिर एक ग्लूकोज से बनेगा 2 पायरुविक अम्ल, 2 पायरुविक अम्ल, और वो जाएगा लिंक रिएक्शन में। तो एक लिंक रिएक्शन में बनेगा एक, लेकिन पर ग्लूकोज लिंक रिएक्शन चलेगी 2 बार, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 2 NaDH2। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, स्टाइल कोएंजाइम ए, और फिर चलेगा क्रेब चक्र। क्रेब चक्र बच्चों, आप जानते हो कि एक क्रेब चक्र में 3 बनेगा, लेकिन क्रेब चक्र 2 बार चलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 NaDH2। 6 2 8, 8 2 10, आंसर हो जाएगा 10 NaDH2। आगे बात समझ, आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 10 NaDH2। जी भाई, ग्लाइकोलिसिस में दो, एक बार लिंक रिएक्शन चलेगी तो एक, लेकिन पर ग्लूकोज लिंक रिएक्शन चलेगी 2 बार, तो 2 और 2 4। एक क्रेब साइकिल में 3, लेकिन पर ग्लूकोज क्रेब साइकिल चलेगी 2 बार, तो 3 और इंटू 2, वो कितना हो जाएगा, 6, तो 6 2 8, 8 2 10। और जब अगला देखो, कह रहा एक पायरुविक अम्ल से कितने FADH2 बनते हैं। तो बच्चों, एक पायरुविक अम्ल से एक बार चलेगा क्रेब साइकिल और एक FADH2 बन जाएगा, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अच्छा अगर पूछा जाता कि एक ग्लूकोज, अगर ऐसा पूछा जाता कि एक ग्लूकोज तो फिर 2 क्रेब साइकिल, तो फिर हो जाता 2 FADH2। ये भी याद रखिए साथ में, है ना भाई। नेक्स्ट देखो, कह रहा NaDH2 से कितने ATP प्राप्त होते हैं। तो हमने जब ETS पढ़ा था बहुत डिटेल में, तो मेरे मित्रों मैंने आपको बताया था कि 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इक्वल टू TWO 2 ATP। अब हमसे किसका पूछा गया, NaDH2 का 1 2 3, 3 ATP हमारा आंसर हो जाएगा। कितने ATP हो जाएगा बच्चों आंसर हमारा, 3 ATP। आइए अगला देखते हैं, FADH2 से कितने ATP की प्राप्ति होती है। वही कॉन्सेप्ट है, 2 ATP, आसान सवाल। अगला देखो बेटा, FMN NaDH2 डिहाइड्रोजनेज कौन सा सम्मिश्र बनाते हैं, ये अच्छा सवाल है, ये करो बेटा। ये करो, है ना। देखो ये तो क्या करेंगे, पहला बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, सक्सनेट डिहाइड्रोजनेज, और ये क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला सवाल पढ़ें। ETS के साइटोक्रोम A और
A3 और साइटोक्रोम ए कौन सा सम्मिश्र बनाते हैं? सम्मिश्र चौथा बेटा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फोर्थ ये बनाते हैं ये। चल नेक्स्ट देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पढ़ो। पहला कह रहा है कि ईटीसी में NADH के एक अणु से ATP के 2 अणु बनते नहीं 3 बनते, यही गलत हो गया। अगला देखो, कह रहा ATP का संश्लेषण सम्मिश्र 5 के द्वारा होता है, सही बात है। उपापचयन की अभिक्रियाएं श्वसन में प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करती हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग, मतलब पढ़ेंगे मतलब क्या, हम लोग पढ़ते ही हैं ये चीज। वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित है, हाँ सही बात है, ये जो भूमिका है अंतिम अवस्था तक सीमित है, पहली बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या करेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन हटाएगा वहां से, है ना। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन का जो रोल है वह अंतिम अवस्था में और सीमित है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा सवाल है ये, इस साल आने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। नीट 2023 की अगर आप बात करें, इनमें से किसी न किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक सवाल आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में एक बार अगर क्या, अच्छा सिट्रिक अम्ल चक्र का मतलब क्या हो जाएगा? क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र, या इसी को क्या कह सकते हैं, TCA चक्र। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कार्य द्रव्य स्तर फॉस्फोराइलेशन, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और बच्चों जब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, GTP का निर्माण। और मेरे बेटे एक क्रेब साइकिल में एक ही GTP का निर्माण होता है, यानी कि ये काम एक ही बार होता है। अगला देखो मित्रों, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन, जो कि ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? सवाल का टेक्सचर थोड़ा सा बदला है, ठीक है ना, स्टाइल बदल गई है, सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। और प्यारे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अगला करिए, ट्राइपामिटिन का श्वसन गुणांक कितना है? 0.7, ये तो याद करने वाला है। नेक्स्ट देखिए, कोशिकीय श्वसन में NAD+ की भूमिका क्या है? यह ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोटाइड स्रोत है, नहीं है। यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है, ये सही है। भाई NAD+ क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, और क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्टीमेटली किसको दे दिए जाएंगे, ऑक्सीजन को, समझ रहे हैं आप। और प्रोटॉन कहां पर चला जाएगा, तो आप कहेंगे कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये वापस से क्या बन जाएगा, NAD+। तो ग्लाइकोलिसिस से या लिंक रिएक्शन से या क्रेब साइकिल से ETS तक इलेक्ट्रॉन किस गाड़ी में बैठ के जाते हैं, या तो NAD में बैठ के जाते हैं या FAD में बैठ के जाते हैं। ये भी अच्छा सवाल है बेटा, इस साल यहां से सवाल पूछा जा सकता है ना, बढ़िया सवाल है, मजेदार टाइप का। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है ग्लाइकोलिसिस तब तक होता है जब तक इसे हाइड्रोजन परमाणुओं को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है। बेटा ये सही बात है, वही छठवें स्टेप में जब आप NADH2 बनाते हैं, अगर NAD नहीं रहेगा तो आगे का काम रुक जाएगा, NAD नहीं रहेगा तो NADH2 नहीं बनेगा, ठीक है ना, वहां से आप प्रोडक्शन नहीं करा पाएंगे, तो ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये काम तभी तक चलेगा जब तक साइटोप्लाज्म में NAD+ है, NAD+ रहेगा तो ग्लाइकोलिसिस चलता रहेगा। कोशिका विलय, यहां पर इसका मतलब यह है कि कोशिका द्रव हो, ट्रांसलेशन की गलती है, सही है। TCA चक्र के एंजाइम सूत्र कणिका के अधात्री में स्थित होते हैं, हाँ ठीक है, एक्सेप्शन वाली बात हटा देंगे, तो फिर क्या है, ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण सूत्र कणिका की बाह्य झिल्ली में, ये गलत है बेटा, बाह्य झिल्ली में नहीं, भीतरी झिल्ली में होता है ना। तो अगर भीतरी झिल्ली होता तो ये क्या था, स्टेटमेंट सही था
यहां पे लिखा बाह्य झिल्ली, ये गलत हो जाएगा, और चूंकि ये गलत है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है? कह रहा इस चक्र में 3 बिंदुओं पर NAD प्लस का NADH2 में न्यूनीकरण होता है। ये भी क्या है बेटा? रिडक्शन होगा यहां पर, इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है, और यहां पर रिड्यूस होने का मतलब है अपचयन से। ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा एक बार FAD जो है FADH2 में बनता है, वही वाली बात है। हाँ ठीक है। सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक अम्ल बनाएंगे, GTP के एक अणु का संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है। कह रहा यह चक्र एसिटिल समूह के पायरुविक अम्ल के साथ संघनन, नहीं बेटा पायरुविक अम्ल नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का स्टाइल कोएंजाइम, एक एसिटिल 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का ये, 4 कार्बन का ये, तो फिर क्या बनेगा? 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। बढ़िया सवाल है भाई, मजेदार है ना। आ जाओ नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन माध्यित भंजन में सर्वनिष्ठ है, सब में पाया जाता है? इस सवाल का फिर से स्टाइल बदला है बच्चों, है ना। इस सवाल का क्या हो गया? फिर से स्टाइल बदल गया। ये सवाल हमने भी किया था थोड़ी देर पहले। एसिटाइल कोएंजाइम A, ये देखो, करो इसको। कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? करो भाई। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? बताओ बच्चों। कह रहा फॉस्फेट वर्ग का ATP में जुड़ जाना। बेटा ये तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में भी होता है। ये आप कहेंगे कि जब हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में भी होता है। तो ये पूरी तरीके से तो सही नहीं है। चलो अगला पढ़ते हैं। क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा ATP का निर्माण। ये सही है भाई, ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलेगी उससे हम ATP बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अगला देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती? CO2 मुक्त नहीं होती। वायु श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे पादपों में हो चाहे प्राणियों में होगा। एल्कोहली किण्वन, मैंने बताया था ना, धुआं और दारू बनता है। क्या बनता है बेटा? धुआं और दारू। लेकिन इसमें जो है क्या हो जाएगा? आप ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, और पायरुविक एसिड से बनेगा लैक्टिक अम्ल। कहीं पर भी CO2 रिलीज नहीं होता। और यही पूछा गया है कि कहां पर CO2 रिलीज नहीं होता, तो बेटे हमारा उत्तर हो जाएगा लैक्टेट किण्वन। क्या आंसर हो जाएगा? लैक्टेट किण्वन। अगला देखिए। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का संग्रहण होता है, यहां होता है, यहां, है ना। मैट्रिक्स में नहीं, बाहरी झिल्ली में नहीं, आंतरिक झिल्ली में नहीं, अंतर झिल्ली अवकाश में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहां पर होता है बच्चों? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। नेक्स्ट देखिए। उस ऊर्जा विमोचनी उपापचयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें क्रियाधार का ऑक्सीकरण बिना किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन स्वीकारक के होता है? देखो बेटा, अगर आप बात करते हैं वायवीय श्वसन की, तो वायवीय श्वसन में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, बहुत अच्छा सवाल है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है वह होता है ऑक्सीजन, जबकि अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही
वह हो जाएगा कोई रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट, यानी रेस्पिरेशन में ही बना हुआ कुछ। भाई जब हम किसकी बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, क्योंकि तो प्रकाश श्वसन होगा नहीं, ग्लाइकोलिसिस होगा नहीं। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं कि क्या होगा। तो बच्चों जब आप वायवीय श्वसन की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन यानी कि किण्वन की बात करते हैं, जैसे आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड बनता है, और वो जो एसिटल्डिहाइड है, वह एसिटल्डिहाइड आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ते हैं, वहां पर ये काम पायरुवेट करेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका किण्वन। किण्वन में आपको, आप या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, किण्वन में बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्राही की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्राही की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वायवीय श्वसन में होती है। वायवीय श्वसन में होती। बढ़िया सवाल है भाई, जबरदस्त। सेक्शन बी टाइप का सवाल, इतना टफ सवाल आप पूछेंगे नहीं, हैसियत नहीं एनटीए वालों की, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा गया तो सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। कह रहा है वायवीय श्वसन पथ को सही सही क्या कहा जाता है, उपचयनी, अपचयनी, परवलयिक, उभयवलयिक। एम्फीबोलिक होता है ना, रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे। उत्तर हो जाएगा फोर्थ। क्यों होता है एम्फीबोलिक, ग्लूकोज टूटता है, इसके टूटने से जो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट बनते हैं, वह क्या करते हैं, किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे, तो ये, जैसे अगर हम लोग बात करें केटाबोलिक, एनाबोलिक क्या कैसा है, ग्लूकोज का टूटना सिर्फ इतना अगर देखा जाए तो वो कैसा है, केटाबोलिक। लेकिन अल्फा कीटो से ग्लूटामिक एसिड बनना, वह कैसा है, एनाबोलिक। तो दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा, ओवरऑल एम्फीबोलिक। चलिए भाई, तो ये एक और चैप्टर हमने पूरा कर लिया है ना। और हमारी जो नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस है बहुत तेजी से चल रही है, तो आराम से बैठिए, है ना। और किसी का दिया हुआ कुछ मत खाइए ट्रेन में। मेरा कहने का मतलब है कि किसी और सोर्स पर, किसी और चीज पर एनर्जी वेस्ट मत करिए। पढ़ते रहिए, और इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि कम से कम आगे कभी भविष्य में ये सिलेबस तो ना पढ़ना पड़े। ये आप डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस का अलग पाठ्यक्रम है, आप वो पढ़ रहे होंगे, है जी ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। हमेशा हमेशा बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए बेटा। अगर आपका ध्यान लक्ष्य पर रहेगा तो आपके सफल होने की जो संभावना है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपके सफल होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुद को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड बने रहिए, अल्लम गल्लम अटरम सटरम मत खाइए, एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। और हमेशा याद रखिए बेटा, क्या, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।